बहुत स्वागत है दोस्तों नए वीडियो में। जैसी लेक्चर सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और आज के हमारे कुछ सवाल इस प्रकार हैं। पहला है वेंगी की चालुक्य। कल हम लोग चालुक्यों की प्रथम शाखा यानी बादामी की चालुक्यों को पढ़ चुके हैं, और इसमें हम वेंगी के चालुक्यों को देखेंगे। दोस्तों, इसमें एक बात तो है कि जो सारे शासक दिए गए हैं यहाँ पे, इनको आप सबको याद नहीं करना है, सिर्फ दो तीन या मैक्सिमम चार जो हम अभी बात करेंगे वही ध्यान देना है। ठीक है, तो अगर परिचय और स्थापना की बात करते हैं हम, तो इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है, देखो एक हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया गया है यहाँ से। अगर इधर से देखोगे तो ऊपर इंग्लिश है, इधर हिंदी है। ठीक है, तो इसका जो समय काल होता है दोस्तों, वो होता है 624 से, क्योंकि जो कुब्ज विष्णुवर्धन होते हैं 624 में स्थापना करते हैं। रीजन ये था, ये जो क्षेत्र है दोस्तों, आंध्र प्रदेश, यही वेंगी क्षेत्र कहा जाता है। आंध्र को वेंगी पहले बोला जाता था। और बादामी के जो महान शासक पुलकेशिन द्वितीय थे, उन्होंने आंध्र प्रदेश को जीता और अपने भाई इसको कुब्ज विष्णुवर्धन को आंध्र पे शासन करने के लिए वहां का राज्यपाल बना दिया। लेकिन बाद में ये खुद को स्वतंत्र करके पूर्वी चालुक्य वंश की शुरुआत करता है या नींव डालता है। ये समझ आ गया। अब आगे थोड़ा सा इनके जो प्रमुख शासक थे उनकी बात करते हैं, क्योंकि जहां से सवाल आते हैं उन्हीं की बात करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले इनके जो संस्थापक थे वही थे कुब्ज विष्णुवर्धन। तो ये 624 से 641 तक रहते हैं और ये संस्थापक होते हैं, वेंगी के चालुक्य के संस्थापक होते हैं। अब दूसरे इंपॉर्टेंट जो हैं वो जयसिंह प्रथम, इनके जस्ट बाद आते हैं जयसिंह प्रथम, और राज्य की शक्ति को मजबूत करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे विष्णुवर्धन द्वितीय। विष्णुवर्धन द्वितीय ये रहते हैं और शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक थे, जो 682 के आसपास आते हैं। दोस्तों, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट 5-6 इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इनको क्रोनोलॉजी लगाने के लिए आ जाती है कि आरोही या अवरोही क्रम में जो शुरू से आए हैं शासक उनको लगाइए कालक्रम अनुसार। तो अगले शासक जो हैं विजयादित्य द्वितीय। विजयादित्य द्वितीय, फिर हमको पढ़ना है विजयादित्य तृतीय, और एक और महत्वपूर्ण शासक हैं राजराज नरेंद्र, और फिर लास्ट में अंतिम शासक आ जाते हैं कुलोत्तुंग चालुक्य प्रथम। ठीक है, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसने स्थापना की, और ये लास्ट है। बाद में चोल साम्राज्य के साथ वैवाहिक संबंधों के जरिए सत्ता को चोल में समाहित कर लेता है। तो इस तरीके से दो इंपॉर्टेंट हो गए। बीच में हमको जयसिंह प्रथम, विष्णुवर्धन द्वितीय, विजयादित्य प्रथम, विजयादित्य द्वितीय और राजराज नरेंद्र को देखते हैं। ठीक, बस इनको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रशासन और अर्थव्यवस्था की। तो अर्थव्यवस्था के तौर पर अगर प्रशासन और अर्थव्यवस्था दोनों साथ में ले दोस्तों, तो यहाँ हमारा प्रशासन है और अर्थव्यवस्था। तो साम्राज्य का जो बंटवारा था वो 3 भागों में था। एक तो मंडल, दूसरा विषय और तीसरा नाडु। ठीक है, साम्राज्य को 3 रूपों में 3 भागों में विभाजित किया गया था। इसमें मंडल में, विषय में और नाडु में। ओके, ये ठीक हो गया। शासन चलाने के लिए एक मंत्री परिषद भी होती थी। मंत्री परिषद की सहायता से शासन चलाया जाता था, और स्थानीय शासन में ग्राम सभाओं की बड़ी भूमिका थी। ग्राम सभा भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। जो हम लोग चोलों में उर देखे थे, वही ग्राम सभाएं इसमें स्थानीय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। वहीं जब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें कृषि जो है प्रमुख व्यवसाय था, ये तो पता ही है। तो सिंचाई के लिए नहरों, तालाबों का निर्माण करवाया गया था। ठीक,
और इसमें दो बंदरगाह थे, मोटुपल्ली और मछलीपट्टनम। इन बंदरगाहों के माध्यम से व्यापार वाणिज्य बहुत फलता फूलता था और यहाँ स्वर्ण मुद्राएं भी कुछ जारी की गई थी। ये अर्थव्यवस्था की कुछ बातें थी। अब संस्कृत धर्म और साहित्य की कुछ बातें जाने। तो ये बात दोस्तों ये है कि साहित्य में यह काल तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग था। तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग था और इसमें एक कवि थे जिनको आदि कवि बोला जाता है और इनका नाम था नन्नय। नन्नय। और दोस्तों जो नन्नय थे वो राजराज नरेंद्र के, ये जो हम लोग देखे थे राजराज नरेंद्र के शासनकाल में उनके दरबारी कवि थे। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था कि महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किया था। महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किया था कौन? नन्नय ने। ये क्लियर हो गया। अब धर्म की बात करेंगे तो शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे और मुख्य रूप से भगवान विष्णु और शिव की पूजा करते थे। ये बात भी ठीक है। और उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का भी निर्माण करवाया, जैसे द्राक्षाराम और भीमवरम के मंदिर। तो इस तरीके से धर्म और संस्कृत की बात हो जाती है। लेकिन अब थोड़ी पतन की भी बात कर लेते हैं। पतन का कारण क्या था कि भाई राज परिवार के भीतर आंतरिक कलह तो शुरुआत में कहीं भी होती है, शुरुआत तो खत्म हो ही जाता है साम्राज्य। और उत्तराधिकार के युद्धों ने राज्य को कमजोर कर दिया था और पश्चिम के चालुक्यों और चोलों के साथ निरंतर संघर्ष के कारण लगभग 1130 ईस्वी के आसपास से साम्राज्य बिखर गया और चोल साम्राज्य में विलीन हो जाता है। ठीक है। तो हमने मैप भी देखा कि कहाँ पे था, आंध्र प्रदेश में। और तेलुगु भाषा का महत्व इसमें काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तेलुगु भाषा और संस्कृत की नींव जो मजबूत हुई है इसी काल में हुई है। और शासकों की लंबी सूची है, लेकिन आपको सिर्फ जितने बताए हैं उतने ही पढ़ना है। जिसमें कानिक जो कुब्ज विष्णुवर्धन है वो संस्थापक है। विजयादित्य तृतीय की बात जब आएगी, विजयादित्य तृतीय तो महान विजेता के तौर पे और राजराज नरेंद्र साहित्य प्रेमी के तौर पे रहेंगे। इन पे ज्यादा जोर देना है, इन तीनों पे। ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अगला ये है शाहजहां। आज हम शाहजहां के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। और दोस्तों शाहजहां का काल जो होता था वो 1628 से 1658 के बीच में रहा। मुगल इतिहास का स्वर्ण युग भी कर सकते हैं। और इसकी क्रोनोलॉजिकली हम सारी बातें करेंगे तो इनके प्रारंभिक जीवन और व्यक्तित्व और राज्यारोहण की बात करें दोस्तों तो शाहजहां जो थे पांचवा मुगल सम्राट था। और जन्म इनका होता है 1592 ईस्वी में लाहौर में। और बचपन में इनका नाम था खुर्रम। खुर्रम था और इनके पिता जहांगीर थे। इनको भेजे थे साउथ में अहमदनगर को जीतने के बाद इनको उपाधि दिए थे जहांगीर ने शाहजहां की। तब से ये शाहजहां के नाम से जाना जाता है। और 1612 में इनका विवाह होता है अंजुमंद बानो बेगम से। और ये अंजुमंद बानो बेगम ही मुमताज महल के नाम से जानी गई। इनसे विवाह हुआ और राज्याभिषेक होता है 1628 में। 1628 में राज्याभिषेक होता है। अपने भाइयों और विरोधियों के विरुद्ध जो उत्तराधिकार का युद्ध था उसको जीतकर आगरा के सिंहासन पर शाहजहां बैठता है। अब विस्तार और उपलब्धियों की बात करें तो 1630 से 1640 का दशक, जिसमें हम लोग बात करेंगे बुंदेलखंड की विजय का। जो शाहजहां था बुंदेलखंड की जब विजय करता है, शासकों को पराजित करता है और दक्षिण भारत में अपनी मजबूत पकड़ भी बनाता है, क्योंकि दक्षिण भारत में काफी रह चुका था। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा इसके अधीन आ जाते हैं। कैंडी नामक स्थान है श्रीलंका। और इस दौरान भी साम्राज्य का विस्तार और
सीमाएं बढ़ी थी। और राजधानी परिवर्तन 1638 में करता है। 1638 में राजधानी परिवर्तन करता है, जहां शाहजहां ने राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। वही दिल्ली जहां शाहजहानाबाद यानी पुरानी दिल्ली बसाया गया। अभी जो पुरानी दिल्ली दिल्ली में है, वो शाहजहानाबाद पहले नाम था, उसको शाहजहां ने बसाया था और अपनी राजधानी भी बनाया था। वास्तुकला और स्वर्ण युग की बात करें, एक निर्माण कार्य की भी बात करते हैं 1632 से 1653 के बीच में, तो इंजीनियरिंग सम्राट कहा जा सकता है इसको, शाहजहां को, क्योंकि स्थापत्य कला का जो स्वर्ण युग था मुगल काल का, वो इसी के काल को माना जाता है। और इसने बहुत सारे जो भव्य इमारतें बनवाई, जिसमें ताजमहल मुमताज की याद में 1632 से 1653 के बीच में बन के तैयार हुआ। लाल किला बनवाया दिल्ली वाला, जामा मस्जिद बनवाई दिल्ली में, मोती मस्जिद बनवाई आगरा में। और ये जो जामा मस्जिद थी वो किले के बाहर थी, इसलिए औरंगजेब ने अंदर ही, किले के अंदर ही एक छोटी सी मस्जिद बनाई थी खुद के लिए। और दीवाने खास, दीवाने आम जो है वो लाल किला और शालीमार बाग लखनऊ, सॉरी, लाहौर में बनवाया। तो इस तरीके से हम लोग इनका देखते हैं, काफी सारी चीजें इन्होंने बनवाई। और प्रशासन और अर्थव्यवस्था के तौर पर प्रशासन में उसने अकबर की मनसबदारी व्यवस्था को ही जारी रखा था और उसी को आगे बढ़ा रहा था। न्याय के तौर पर वो झरोखा दर्शन में आता और अपने आप को वहां पे ऐसे बैठता जैसे कि वो न्यायाधीश है, यानी न्याय प्रिय शासक बनने की कोशिश करता। कोशिश नहीं, वो था भी। और जहाँ झरोखा दर्शन में सिर्फ दर्शन दिया जाता था, लेकिन शाहजहां ने वहां बैठ के लोगों की समस्याएं सुनी, रेगुलर तौर पर सुनता था। अब आगे है इनके अंतिम काल और उत्तराधिकार का युद्ध आता है 1657 से 66 के बीच में, जहां शाहजहां के जीवन का सबसे दुखद हिस्सा होता है, क्योंकि 1657 में जहां शाहजहां बीमार पड़ जाता है और चार बेटे कौन से थे? दारा, औरंगजेब, शाह सुजा और मुराद बख्श, इन चारों में हो जाती है सत्ता के लिए खूनी संघर्ष हो जाता है। अंत में औरंगजेब जीतता है। औरंगजेब ने अपने भाइयों को हराया और पिता के वो शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। 1658 में शासक बनता है, 1707 तक रहता है औरंगजेब। और जब 1658 में कैद करता है, तो 1666 ईस्वी में 8 साल कैद रहने के बाद शाहजहां की मृत्यु होती है, वहीं आगरा के किले में ही। और उसके बाद में ताजमहल में अपनी बीवी के साथ दफना दिया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग थोड़ी सी जानकारी इनकी ले लेते हैं। 1628 में जो सम्राट बनता है, ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ था। 1638 में राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करता है और 1648 में लाल किला का निर्माण पूर्ण हो जाता है और 1658 में औरंगजेब द्वारा कैद कर लिया जाता है। 1666 में इसकी मृत्यु हो जाती है शाहजहां की। ठीक है। और इसमें साहित्य, जो फारसी भाषा थी, और चित्रकला का, ये स्थापत्य कला का स्वर्ण काल था, चरम शिखर था। और उसकी सबसे बड़ी कमी यही थी, उत्तराधिकार के युद्ध को न रोक पाना, जिसने मुगल साम्राज्य के पतन की नींव रखी। औरंगजेब के बाद प्रॉब्लम बढ़ गई थी। इस तरीके से ये वाला कंप्लीट होता है दोस्तों। आगे चलते हैं। शाहजहां के बाद हो गया। अब रेगुलेटिंग एक्ट देखते हैं थोड़ा सा। रेगुलेटिंग एक्ट क्या कहता है? हाँ दोस्तों, जजिया कर की बात होती है इसमें। जब जजिया कर की बात हो रही थी, तो जजिया कर को तो 1564 में अकबर ने तो हटा दिया था, लेकिन बाद में शाहजहां सोच रहा था लगाने के लिए, कुछ जगहों पर लगाया था। लेकिन जो ये लिखा हुआ है 1679 में जजिया कर पुनः लागू हुआ, ये औरंगजेब के काल का था, क्योंकि 1679 में शाहजहां था ही नहीं। तो औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः अधिरोपित किया था, जबकि अकबर ने 1564 में इसको हटाया था। बस ये याद रखना। ठीक है।
रेगुलेटिंग एक्ट पे चलते हैं। दोस्तों, जो रेगुलेटिंग एक्ट है भारत पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण की ओर पहला कदम था। ये ऐसे समझ सकते हैं कि भारत के संवैधानिक इतिहास का पहला महत्वपूर्ण मील का पत्थर है ये। यह ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य हो रहे थे उसको नियंत्रित करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए था ये, और ये पहला प्रयास था। इसे हम सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण की प्रक्रिया के रूप में भी समझ सकते हैं। और इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि जो पृष्ठभूमि क्या रही है इसकी। कि पृष्ठभूमि में दोस्तों ये रहा है कि जो बक्सर का युद्ध हो जाता है 1764 में, ठीक। अब उसके बाद कंपनी को दीवानी अधिकार मिल जाते हैं और वह व्यापारी से शासक बन जाती है, तो शक्तिशाली हो गई। और कंपनी में भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है, भ्रष्ट अधिकारी आ जाते हैं, कुप्रशासन आ जाता है। जैसे रॉबर्ट क्लाइव और बहुत सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे और निजी व्यापार से अमीर हो रहे थे, जबकि कंपनी घाटे में जा रही थी। ठीक है, इन्हीं सब की वजह से जो वित्तीय घाटा, वित्तीय संकट आया, तो कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से लोन लिया भाई। कंपनी ही लोन ले रही है और जिसने सरकार को हस्तक्षेप करने का मौका दे दिया कि भाई अब तो हस्तक्षेप करना पड़ेगा, जब ये लोन लेके ही वहां व्यापार कर रहे हैं तो कोई मतलब थोड़ी है रहने का। तो एक जब एक्ट की अन्य बातों पर आते हैं तो सबसे पहली बात थी बंगाल का जो गवर्नर था उसका नया पद दिया गया, जिससे बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ये कब हुआ था? 1773 में। और सबसे पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन कहा गया? तो पहले गवर्नर जनरल बने वॉरेन हेस्टिंग। ये ये जरूरी चीज थी। और कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल है गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, उनमें 4 सदस्यों को ये एक परिषद बनाएगी ताकि वो बहुमत से फैसले ले सके। यदि बराबर वोट हो तो जो गवर्नर जनरल है वो अपना कास्टिंग वोट यानी निर्णायक वोट दे सकता है। तो ये सारी चीजें थी, इसको यहाँ पे है। ठीक है, बहुमत जो मेजॉरिटी वोट थे और कास्टिंग वोट कौन करेगा? गवर्नर जनरल कर देगा। कार्यकारी परिषद की बात होगी तो जो 4 सदस्य आ रहे हैं वही आपस में करेंगे। मद्रास और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है उनके गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया कि भाई तुम बंगाल के गवर्नर के अधीन रहोगे। अब विदेश नीति जो थी और युद्ध के मामले में बंगाल का वर्चस्व हो गया। अब इसी टाइम आता है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का समय, क्योंकि इसी में प्रावधान था कि एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होनी चाहिए। तो पहला सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में बना, वो भी 1774 में। ठीक है, इसके इसमें एक जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा हिम्पे, 3 अन्य न्यायाधीश थे। और कंपनी के अधिकारियों पर नियंत्रण की बात होगी तो कंपनी के कर्मचारियों की जो निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार या रिश्वत लेने की पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया। रिपोर्टिंग सिस्टम की बात होती है तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो प्रबंधक निकाय है उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया कि वह भारत के राजस्व और नागरिक और सैन्य मामलों की रिपोर्ट सीधे ब्रिटिश सरकार को देंगे। ठीक है, अब ये सारी चीजें हो गई, ये हमने देखा, ये हो गया, पृष्ठभूमि हो गई ये। और क्या बचा? इस एक्ट के तहत ये वित्तीय नियमन की बात करेंगे तो नियंत्रण हो गया, जिसमें कंपनी ब्रिटिश सरकार से ऋण चुकाने के लिए अपने शेयरधारकों को 6% से अधिक लाभांश देने की अनुमति नहीं थी। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये ठीक है, 4 साल 4 वर्ष तक सीमित कर दिए गए इनको। महत्व तो क्या था कि भारत की ब्रिटिश संसद के नियंत्रण की दिशा का पहला कदम था और प्रशासन में केंद्रीकरण की शुरुआत थी। भविष्य के सुधारों की नींव रखी गई
और आधुनिक प्रशासन प्रणाली की शुरुआत भारत में हो गई और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो भारत की न्यायिक व्यवस्था की आधारशिला बनी। तो ये ठीक था। एग्जाम फोकस के तौर पे ये सिर्फ देख सकते हैं कि कब आया भाई 1773 में पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल का कार्यकाल कितने साल का होता था, 5 साल। और परिषद के सदस्य कितने थे, 4 थे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब होती, 1774 में। मुख्य न्यायाधीश कौन होते हैं, एलिजा इम्पे। और लाभांश 6%। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कार्यकाल 4 वर्ष। ठीक, अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। ये सारी चीजें हो गई। अगला सवाल है दोस्तों, शाहजहां हो गए, बेंगी के चालुक्य, हाँ दोनों हो गए। ठीक है, तो आज का वीडियो कंप्लीट होता है दोस्तों। मिलते हैं कल अगले वीडियो में और आप लोग रिवाइज करते रहिए।